गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स, माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आप 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, आई थिंक 9th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में। अभी उसको और आगे बढ़ेंगे हम। क्लास 11th में हमारा प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी आएगा आपके पास यही टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज ए गेम ऑफ चांसेस। किस चीज के कितने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअल में वो चीज होगी या नहीं, दैट इज नॉट कंफर्म, हम नहीं बता सकते, बट उस चीज के चांसेस हम बता सकते हैं। हाउ मेनी चांसेस आर देयर फॉर बीइंग एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हो सकते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं, वेदर फोरकास्ट में भी यही बताते हैं ना कि इस एरिया में बारिश होने के इतने परसेंटेज चांसेस हैं, 80% चांसेस है बारिश के। तो वो चांसेस है, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, दैट इज नॉट कंफर्म के होगी या नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, वो चांसेस को बताता है किसी चीज के होने के कितने चांसेस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो मेन टर्म्स आती हैं वो आती हैं सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें किसी भी चीज के होने के चांसेस जो अनसर्टेन है, चांसेस जो इक्वल है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। आइडेंटिकल कंडीशंस में उसको अप्लाई किया जाए तो सभी चीजों के सेम चांसेस होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस में कितने फेसेस है? टोटल 6 फेसेस है। 1 नंबर आने के कितने चांसेस होंगे? 1/6। 2 नंबर आने के वो भी 1/6 है ना। तो किसी भी नंबर के आने के इक्वल चांसेस होंगे। दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम। आइडेंटिकल कंडीशंस में जब हम उसको करते हैं एक्सपेरिमेंट को, सेम चांसेस होते हैं सबके, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसमें हमेशा सेम रिजल्ट नहीं आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबके इक्वल चांसेस की बजाय बेटर है अगर हम कहें कि हमेशा सेम रिजल्ट नहीं आएगा, डिफरेंट रिजल्ट्स आने के चांसेस है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, दैट इज नॉट कंफर्म, वो रैंडम है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास आउटकम्स क्या है और सैंपल स्पेस क्या है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें उसमें क्या कहलाती है? आउटकम्स कहलाती है। जैसे हम डाइस का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो डाइस में जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 आ सकता है, तो 1 उसका एक आउटकम हो गया। 2 भी आ सकता है, वो भी आउटकम है। 3 भी पॉसिबल है, वो भी एक आउटकम होगा। और इन सभी आउटकम्स को एक सेट में रख लिया जाए, देन दैट सेट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स का एक जो सेट है, दैट सेट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे कि डाइस वाला ही हमने लिया तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देयर कैन बी 1, देयर कैन बी 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी एक चीज आ सकती है, दैट इज सैंपल स्पेस। ओके, और आउटकम्स क्या क्या है इसके? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इसके बाद एक टर्म यूज होती है इवेंट। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अभी एक इवेंट अपने पास एक टर्म यूज होती है, इवेंट। व्हाट इज इवेंट? रिक्वायर्ड जो होती है, इसमें से जो रिक्वायर्ड टर्म, जो भी रिक्वायर्ड चीज होगी, दैट इज इवेंट। जैसे मैं कहता हूं मैंने एक डाइस थ्रो की, मुझे एक इवन नंबर चाहिए, दैट इज इवेंट। इवन नंबर क्या होगा? एक इवेंट होगा। व्हेन वी थ्रो ए डाइस, आई वांट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होना क्या है? एक इवेंट है। और उसमें आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? इवेंट के अंदर आउटकम्स होते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट होता है इवेंट, और इवेंट के अंदर जो चीजें होती है, दीज आर आउटकम्स। सैंपल स्पेस के अंदर भी होती है, वो इवेंट के अंदर भी कही जा सकती है। ठीक है, इवेंट क्या है? रिक्वायर्ड जो हमारी चीज होती है, दैट इज इवेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे जो है एक्सरसाइज 16.1। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज सैंपल स्पेस हमने लिखना है, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कॉइन में हमारे पास कौन से फेसेस होते हैं? 2, हेड या टेल?
तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 बार टॉस करेंगे, या तो तीनों बार हेड आ सकता है, पॉसिबल है 3 बार हेड आ जाए, या फिर हो सकता है 3 बार हेड नहीं आएगा, हो सकता है 2 बार हेड आए, और 2 बार हेड की 3 डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। दोनों पहले हेड फिर टेल आए, या फिर पहले हेड फिर टेल और फिर हेड आए, या फिर टेल और फिर हेड और हेड आए, ये हो सकता है ना? या ये भी पॉसिबल है 2 हेड ना आए, 1 हेड आए और बाकी टेल आए, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो या तो 1 हेड और 2 टेल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हेड और टेल ऐसे हो सकता है, टेल हेड टेल ऐसे हो सकता है, या फिर टेल टेल एंड हेड ये हो सकता है। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हेड आए ही ना, सारे टेल आ गए। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो तीनों के तीनों टेल भी तो आ सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल, है ना? ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज द सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब किसी भी सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने आउटकम होंगे? कितने आउटकम होंगे? सिंगल टाइम टॉस में कितने आउटकम्स होते हैं? कॉइन को सिंगल टाइम हम थ्रो करते हैं तो उसमें आउटकम होते हैं 2, और 2 टाइम्स करेंगे तो मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स करेंगे तो मल्टीप्लाई 2, जितने बार उसको टॉस किया गया है, that is the total number of outcomes in this sample space. So there will be total 8 outcomes in this sample space. तो इसमें टोटल कितने आउटकम होंगे? 8 होंगे। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा गया था, दिस इज द सैंपल स्पेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकंड में है, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। इसी तरह एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? डाइस में हो सकता है 1 1 आए, या फिर 1 2 आए, या फिर 1 3 आए, इस तरह से चलते चलते 1 6 तक हो सकता है, या फिर फर्स्ट पेज पे 2 सेकंड पे 1 आए, फर्स्ट पेज पे 2 सेकंड पे 2 आए, इस तरह से 2 6 तक हो सकता है, या फिर हो सकता है पहले पे 3 हो, दूसरे पे 1 हो, 3 और 2 हो, चलते चलते 3 और 6 तक आएगा, और इसी तरह से करते करते लास्ट में 6 1 से लेकर और 6 6 तक आएगा। मैंने सारे आउटकम्स नहीं लिखे हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको सारे लिखने होंगे। टोटल कितने बनेंगे? डाइस के एक फेस में एक बार जब थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 2 बार करेंगे तो कितना होगा? 6 × 6, यानी कि टोटल इसमें 36 बनेंगे। मैंने सारे नहीं लिखे, यू कैन राइट ऑल द आउटकम्स, इसके सारे आउटकम्स आपको लिखने होंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके सभी 36 के 36 आउटकम्स लिख लेंगे। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। आमतौर पे आप लोगों ने 2 बार और 3 बार तक वाले किए हैं, 4 बार जब हम करते हैं वहां एक गलती होने के चांसेस होते हैं। कैसे? देखिए, सेमिसी टाइप की सिचुएशन सेट वाले चैप्टर में भी होती थी, वहां भी टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट पूछे जाते थे, सबसेट बनवाते थे, तो वहां भी 1 या 2 सबसेट की मिस्टेक होने के चांसेस होते थे, तो वहां भी एक प्रॉपर पैटर्न से चलेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी। उसी तरह यहां हम एक प्रॉपर पैटर्न से चलेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। हमने 4 कॉइंस को थ्रो करना है, तो उसमें या तो पॉसिबल है कि चारों हेड आ जाएंगे, है ना? एक कॉइन को 4 बार थ्रो करेंगे या 4 कॉइन को एक बार थ्रो करेंगे, एक ही मीनिंग है। या तो चारों हेड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है 3 हेड होंगे और एक टेल होगा। 3 हेड और एक टेल ऐसे हो सकता है, या तो पहले तीनों में हेड आ जाए और चौथे में टेल, या फिर पहले दोनों में हेड फिर टेल और फिर हेड हो, या फिर पहले में हेड फिर टेल हेड और हेड हो, या फिर पहले में टेल और बाकी तीनों हेड हो, ये हो सकता है ना? या फिर हो सकता है 2 बार हेड और 2 बार टेल हो, यहां मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। देखना, 2 हेड और 2 टेल, दोनों हेड दोनों इकट्ठे आ गए, दोनों टेल ये हो। मैं ऐसे आउटकम बनाऊंगा जिसमें दोनों हेड को एक बार इकट्ठा रखेंगे, फिर एक एक का डिफरेंस, फिर 2 2 का ऐसे रखेंगे, 2 हेड 2 टेल आ गए। या फिर हो सकता है एक टेल 2 हेड और एक टेल, ये आ गया, दोनों हेड शुरू में रख लिए, दोनों हेड बीच में रख लिया, दोनों हेड लास्ट में रखेंगे, ठीक है? तो 2 हेड को इकट्ठा रखने से जो बन सकते थे वो बन गए। अब दोनों हेड को अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे? उनके बीच में एक एक एलिमेंट है, हेड टेल या टेल हेड, हो गए।
अब दोनों हेड को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, यानी कि एक कॉर्नर पे हेड, फिर दोनों टेल और फिर दोनों हेड। ये बनेंगे हमारे पास ऐसे आउटकम जिसमें दो हेड और दो टेल बनेंगे। 6 आउटकम बनेंगे इसके। इट इज 1 2 3 4 5 6, इसके 6 बनेंगे। अब ऐसे आउटकम जिसमें एक बार हेड हो और 3 बार टेल हो, हेड टेल टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल, टेल 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 एंड हेड। या फिर पॉसिबल है एक भी हेड ना हो, यानी कि चारों टेल हो जाए। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इसका कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था हमारे पास थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में एक कॉइन और एक डाइस दोनों चीजों को जब थ्रो करेंगे, तो मान लो फर्स्ट नंबर पे हम कॉइन को रखते हैं, सेकंड पे डाइस को रखते हैं। तो कॉइन में हेड आ सकता है और हेड के साथ या तो 1 होगा, या फिर हेड के साथ 2 होगा, या फिर हेड के साथ 3 होगा, हेड के साथ 4 हो सकता है, हेड के साथ 5 हो सकता है और हेड के साथ 6 हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है हेड आए, हो सकता है हेड आएगा टेल आ जाए। टेल आएगा तो टेल के साथ 1 होगा, टेल के साथ 2 होगा, टेल के साथ 3 होगा, टेल के साथ 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, ये इसके पॉसिबल आउटकम है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, थोड़ा सा ध्यान से देखने का है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है। एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, and then a die is rolled only in case head is shown on the coin। एक कॉइन को टॉस करते हैं और अगर कॉइन में एक हेड आया तो एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, लेकिन टेल आया तो कुछ नहीं लिखा। ध्यान से पढ़े, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, उसके बाद ये कहता है एक डाइस को थ्रो किया जाएगा ओनली व्हेन ए हेड इज शोन। कॉइन टॉस करेंगे, अगर कॉइन में हेड आया तो एक डाइस को थ्रो करेंगे, लेकिन अगर कॉइन में टेल आया तो कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसके बाद कोई आउटकम नहीं, यानी कि अगर शुरू में टेल आ गया तो कोई आगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर टेल नहीं होता, मान लो हेड होता, तो इसके साथ क्या होगा, एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, यानी कि हेड के साथ एक डाइस का नंबर आएगा। और वो डाइस का नंबर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो हेड के साथ 1 भी हो सकता है, हेड के साथ 2 भी हो सकता है, हेड के साथ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। What does this sample space shows? It shows the given condition के अकॉर्डिंग अगर हम टॉस करते हैं तो इनमें से कोई एक चीज आएगी, ये सारी नहीं आएगी, आएगी इनमें से कोई भी एक सिर्फ, बट इनमें से ही एक होगी। ये सैंपल स्पेस इस चीज को शो करता है कि जब हम गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग टॉस करेंगे तो इनमें से कोई एक आउटकम आएगा। ठीक है, दिस इज द सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्या था कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें हेड आया तो ये कहता है एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, लेकिन टेल आया तो कुछ नहीं लिखा। इट मींस अगर टेल आता है तो आगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर हेड आया तो हेड के साथ एक डाइस को थ्रो किया गया, मतलब हेड के साथ एक डाइस का नंबर आएगा। That number can be 1 2 3 4 5 anything. So H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन रूम X। एक रूम में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, रूम X है। दूसरा रूम है Y जिसमें 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस। अब हमें सैंपल स्पेस बनाना है फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड ए पर्सन। पहले एक रूम को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। इस चीज के लिए क्या सैंपल स्पेस बनेगा, तो सैंपल स्पेस बनेगा, सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया गया है, रूम। तो रूम कौन सा सिलेक्ट होगा, या तो X सिलेक्ट होगा या तो Y सिलेक्ट होगा, दो थे ना, दो में से कोई एक रूम सिलेक्ट होगा। और रूम सिलेक्ट होने के बाद एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है। वो पर्सन कौन होगा, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। बॉय 2 थे तो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, यानी कि X के साथ या तो फर्स्ट बॉय सिलेक्ट होगा या X के साथ सेकंड बॉय सिलेक्ट होगा।
या फिर हो सकता है एक्स के साथ फर्स्ट गर्ल सेलेक्ट हो, या फिर एक्स के साथ सेकंड गर्ल सेलेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि जो रूम सेलेक्ट किया गया तो वो एक्स हो सकता है वो रूम वाई हो, यानी कि अगर वो रूम एक्स नहीं था तो वाई था, तो इसके साथ एक पर्सन सेलेक्ट किया जाएगा। या तो वो बॉय नंबर 1 होगा सेकंड रूम में से, या फिर सेकंड रूम में से गर्ल, गर्ल हमारे पास टीम है तो G1 हो सकता है, Y के साथ G2 हो सकता है, और Y के साथ G3 हो सकता है। दिस इज द सैंपल स्पेस। ये बन जाएगा, रूम सेलेक्ट किया जाएगा, देन एक पर्सन सेलेक्ट किया जाएगा, तो x के साथ या तो B1 या x के साथ B2 या xG1 या xG2। और अगर रूम Y सेलेक्ट हुआ तो Y के साथ या तो B1 या Y के साथ तीन में से भी कोई एक भी एक गर्ल, YG1 YG2 YG3। सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ये हो जाएगा हमारा 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में एक रेड कलर की, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लू कलर की 3 डाइस को रखा गया है, ठीक है। अब डाइस को रोल किया जाता है, अब इस पे कौन सा कलर है और कौन सा नंबर है ये नोट किया जाता है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल है, या तो फर्स्ट डाइस यानी कि रेड डाइस सिलेक्टेड है और उसको टॉस किया गया तो R1 या R2 R3 R4 R5 R6 में से कोई भी हो सकता है, या फिर दूसरी है व्हाइट कलर की डाइस है तो W1 W2 W3 W4 W5 W6 हो सकता है, या फिर ब्लू कलर है B1 B2 B3 B4 B5 B6 हो सकता है। तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंट में बॉय गर्ल कंपोजिशन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक ऐसी फैमिली जिसमें 2 चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज के बॉय गर्ल्स के कंपोजिशन को, रेशियो को चेक करते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि हमें ऐसा सैंपल स्पेस बताना है जिसमें उनके ऑर्डर में बॉय कौन सा है गर्ल कौन सा है, यानी कि पहले बॉय है या बाद में बॉय है, ऐसे करना है। तो जो सैंपल स्पेस होगा या तो उसमें दोनों बॉयज होंगे, फर्स्ट भी बॉय होगा सेकंड भी बॉय होगा, या फिर फर्स्ट बॉय और सेकंड गर्ल हो सकता है, या हो सकता है फर्स्ट गर्ल हो और सेकंड बॉय हो, या फिर फर्स्ट भी गर्ल हो और सेकंड भी गर्ल हो, ये हो सकते हैं। 2 चाइल्ड टोटल ये हो सकता है। जबकि दूसरे में पूछा गया है नंबर ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स किसमें हो सकते हैं? फैमिली में टोटल 2 चिल्ड्रन हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो सकते हैं? या तो एक भी गर्ल नहीं है ना, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 0, या फिर हो सकता है 2 में से एक चाइल्ड गर्ल हो, या फिर 2 में से दोनों चाइल्ड गर्ल हो। दिस विल बी द सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है तो दैट कैन बी 0 1 और 2, एंड बॉय गर्ल का ऑर्डर फाइंड करना है कि पहले बॉय है बाद में बॉय है या दोनों बॉय है, कैसे हैं, उसके लिए ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो ये दोनों सैंपल स्पेस आ जाएंगे इसके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 ये कहता है एक बैग में हमारे पास एक रेड और 3 व्हाइट बॉल हैं। व्हाइट बॉल तीनों आइडेंटिकल है, एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें इसमें से 2 बॉल ड्रॉ करनी है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 बॉल ड्रॉ की जाए तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? यानी या तो पहली बॉल रेड निकलेगी और दूसरी बॉल व्हाइट निकलेगी, है ना, या फिर हो सकता है पहली बॉल व्हाइट निकले और दूसरी भी व्हाइट निकल जाए, या फिर हो सकता है पहली बॉल व्हाइट निकले और दूसरी बॉल रेड निकले। ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक चेंज आ सकता था। चेंज क्या हो सकता था कि जो 2-3 बॉल व्हाइट है वो तीनों अलग अलग टाइप की है, शेप अलग अलग है उनकी, या साइज अलग अलग है, कलर तीनों का व्हाइट है, साइज अलग अलग है, तो फिर इसमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं बनता। अब तो क्योंकि तीनों व्हाइट आइडेंटिकल है तो यहाँ पे भी व्हाइट ही आएगा, यहाँ पे व्हाइट। बट अगर वो आइडेंटिकल ना हो, व्हाइट तो है लेकिन मान लो उनका साइज अलग अलग है, तो तीनों बॉल्स का नाम चेंज हो जाएगा, एक का W1 एक का W2 और एक का W3, नाम बन जाएगा फिर इनका ये। एंड दिस इज द रेड। रेड तो है ही एक, तो R लिख लो या R1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वो तीनों बॉल आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंस किया जा सकता है, साइज में अलग हो या शेप अलग हो, तो उनको हम सिर्फ W नहीं W1 W2 W3 ऐसे नाम लिखेंगे। उस केस में अगर यही पूछा जाए कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो फर्स्ट बॉल रेड 1 उसके साथ या तो व्हाइट 1 निकले, या फर्स्ट बॉल रेड 1 उसके साथ व्हाइट 2 निकल सकती है, या रेड 1 के साथ व्हाइट 3 निकल सकती है, हो सकता है ना।
मान लो फर्स्ट बॉल रेड ना निकले, फर्स्ट व्हाइट निकले, तो फर्स्ट व्हाइट कौन सी हो सकती है? या तो W1 निकलेगी, उसके साथ W2 निकलेगी, या W1 के साथ W3 निकलेगी, या फिर हो सकता है फर्स्ट बॉल व्हाइट 2 निकले और सेकंड W1 निकले, या फिर व्हाइट 2 के साथ व्हाइट 3 निकले, या फिर पॉसिबल है W3 के साथ W1 हो, या फिर पॉसिबल है W3 के साथ W2 हो, या फिर हो सकता है सेकंड नंबर पे रेड निकले, ऐसा भी तो हो सकता है ना, W1 के साथ रेड 1 हो, या W2 के साथ रेड 1 हो, या W3 के साथ रेड 1 हो, तो इस केस में ये सैंपल स्पेस ऐसे बनेगा। ध्यान रखना, अगर ये तीनों बॉल आइडेंटिकल नहीं होती तो सैंपल स्पेस ऐसे होता। बट इस केस में क्योंकि तीनों बॉल आइडेंटिकल एक जैसी है, तो W1 W2 W3 पता ही नहीं कौन सी W1 है कौन सी W2 है, तो सिर्फ व्हाइट लिखेंगे हम। बट अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, तीनों में डिफरेंस किया जा सकता है, अलग अलग है, कलर व्हाइट ऐसे, तो उस केस में सैंपल स्पेस इसका ऐसे मिलेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हालांकि आता कि यार ये उसमें मैंने ऐड करके बताया, अगर सिचुएशन चेंज होती है, मान लो ऐसे आता है, तो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड ऑकर्स। एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर इसमें हेड आया तो दोबारा कॉइन को टॉस किया जाएगा। आगे लिखा इफ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, लेकिन अगर पहली बार पे हेड नहीं था, टेल था, देन द डाई इज रोल्ड वंस, तो डाइस को थ्रो किया जाता है। सैंपल स्पेस क्या होगा? सबसे पहले क्या किया गया, एक कॉइन को थ्रो किया गया, उसमें या तो हेड हो सकता है या तो टेल, यही हो सकता है। इसलिए लिखा कि अगर हेड आया तो दोबारा कॉइन को टॉस किया जाएगा, और अगर टेल आया तो डाइस को थ्रो किया जाएगा। यानी कि अगर हेड है तो इसके साथ दोबारा कॉइन को टॉस करेंगे, इसका मतलब इस हेड के साथ दोबारा से कॉइन का ही आउटकम आएगा, यानी कि हेड के साथ या तो हेड होगा या तो टेल होगा। दूसरी बार के टॉस के बाद क्या है, कुछ नहीं लिखा इसने कहा पहली बार जब हमने टॉस किया उसके ऊपर अगर हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस करना है। पहली बार में हेड था तो कॉइन को टॉस किया तो उसके साथ कुछ भी आ सकता। दूसरी बार में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर पहली बार में मान लो हेड नहीं था, पहले टॉस में मान लो टेल था, तो ये कहता है डाइस को थ्रो किया जाएगा, यानी कि टेल के साथ डाइस का कोई नंबर हो सकता है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, हेड के साथ हेड या हेड के साथ टेल, या फिर पहले टॉस के अगर टेल है तो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6, ये पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। दिस विल बी द सैंपल स्पेस। क्वेश्चन 11 सेम ऐसा ही है, आप आराम से कर सकते हैं। 3 बल्ब हैं, उनमें से डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव लिखा गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जैसे हेड और टेल होता था, हेड या टेल 3 बार टॉस करते हैं, आउटकम बनते थे, इसमें भी वही होगा, डिफेक्टिव या नॉन। हेड और टेल की जगह पे नाम बदल दिए, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, बाकी सेम वही है। या तो तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, या 2 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव, या 1 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, या तीनों नॉन डिफेक्टिव, वो केस है। हेड टेल वाला है, 3 बार टॉस वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में है एक कॉइन को टॉस किया जाता है, अगर कॉइन में हेड आया तो डाइस को थ्रो किया जाएगा, और अगर डाइस में इवन नंबर आया तो डाइस को एक बार फिर से थ्रो किया जाएगा। सैंपल स्पेस क्या होगा? अब इसमें एक चीज ध्यान से रखना, इसलिए लिखा था अगर कॉइन में हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस में इवन आया तो दोबारा डाइस को थ्रो करेंगे, लेकिन कॉइन में अगर टेल आया तो इसने कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा इट मींस टेल आया तो उसके साथ कुछ नहीं, अकेला टेल रहेगा, टेल आएगा तो अकेला रहेगा। अगर हेड आया यानी कि टेल आया तो वो अकेला रहेगा, बट अगर हेड आया तो उसके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं। ये कहता है हेड आया तो कॉइन थ्रो करेंगे, डाइस थ्रो करेंगे, और डाइस में इवन आया तो डाइस दोबारा थ्रो करेंगे। तो जो नहीं आया पहले उसको लिख लो, आने वाले को फिर लिखेंगे। तो अगर टेल आया तो कुछ नहीं है तो टेल लिख दिया। हेड के बाद लिखा अगर इवन आया तो डाइस को दोबारा थ्रो करेंगे, लेकिन ओड आया कुछ नहीं लिखा तो पहले उसी को लिख देते हैं। हेड के साथ ओड नंबर 1 3 या 5 हो सकता है, लेकिन अगर इवन नंबर आया तो डाइस को दोबारा थ्रो करेंगे, तो डाइस में इवन क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6, यही हो सकता है। इवन नंबर है तो डाइस को दोबारा करेंगे, यानी कि इसके साथ एक और डाइस का नंबर लिखा जाएगा। तो 2 के साथ या तो 1 होगा, या तो 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, H2 के साथ 4, H2 के साथ 5, H2 के साथ 6 ही हो सकता है।
या फिर हेड के बाद जो इवन नंबर है वो जरूरी नहीं 2 हो, वो 4 हो सकता है। 4 है तो भी एक कोइन का नंबर आएगा। H4 के साथ 1, H4 2, H4 3, H4 4, H4 5 और H4 6 हो सकता है। या फिर इवन नंबर 6 होगा तो H61, H62, H63, H64, H65 या H66 हो सकता है। दिस इज द कंप्लीट सैंपल स्पेस। ये चीजें यहां लिखी थी बट समझाने के लिए मैंने यहां लिखी ताकि आपको समझने में ज्यादा इजी रहे। आप सीक्वेंस में वहां के बाद फिर यहां से आगे लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13, the number 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slip of paper। पेपर की 4 स्लिप के ऊपर 1 2 3 4 लिखा है, उनको अच्छी तरह से मिला दिया गया है। अब रैंडमली उनमें से 2 नंबर निकाले जाते हैं एक एक करके। पहले एक नंबर निकाला और वो हटा दिया, फिर दूसरा नंबर निकाला, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 या तो 2 नंबर 1 2 या 1 3 या 1 4 या 2 1 या 2 3 या 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3। ध्यान रहे सेम वाले नंबर नहीं आएंगे। 2 नंबर ड्रॉ किए गए हैं तो दोनों सेम वाली चीज नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये नहीं आ सकता। ध्यान रहे बाकी दो वाले जो भी पेयर बनेंगे वो सारे आएंगे, ये नहीं आ सकते क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक नंबर निकाला उसको हटा दिया, जब हटा दिया तो वो नंबर दोबारा नहीं आ सकता। यानी कि एक नंबर 2 बार सेम नंबर नहीं आ सकता। 1 1 नहीं हो सकता, 2 2 3 3 4 4 ये नहीं हो सकते, बाकी हो सकते। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 15 है, ए कॉइन इज टॉस, एक कॉइन टॉस किया जाता है तो कॉइन में क्या हो सकता है? पहले ही लिख लो, कॉइन में या तो हेड हो सकता है या तो टेल, ये दो पॉसिबिलिटी। ये कहता है कॉइन इज टॉस, इफ इट शोज टेल withdraw a ball from a box which contain 2 red and 3 black balls। अगर कॉइन में टेल आया तो एक बॉल ड्रॉ की जाएगी, इनमें से कोई एक बॉल, मतलब टेल के साथ ये नंबर आएंगे। उसके बाद कहता है इफ इट शोज हेड थ्रो ए डाइस, लेकिन अगर हेड आया तो डाइस को थ्रो किया जाएगा। सैंपल स्पेस लिखना है। अगर टेल आया तो कोई एक बॉल ड्रॉ किया, यानी कि टेल के साथ या तो रेड कलर की फर्स्ट बॉल होगी या फिर टेल के साथ रेड कलर की सेकंड बॉल होगी, या फिर टेल के साथ ब्लैक कलर की फर्स्ट बॉल हो सकती है, टेल के साथ ब्लैक कलर की सेकंड बॉल, टेल के साथ ब्लैक कलर की थर्ड बॉल हो सकती है। लेकिन अगर हेड आया तो ये कहता है एक डाइस को थ्रो किया जाता है। डाइस में या तो नंबर 1 होगा या तो 2 होगा या तो हेड के साथ 3 4, हेड के साथ 5 या हेड के साथ 6, ये हो सकता है। दिस इज द सैंपल स्पेस, ये बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस। ये सारी चीज एक ही सीक्वेंस में एक लाइन में लिख लेंगे आप। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की ही तरह से ही क्वेश्चन 10th और 12th की तरह से ही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 सोचने का क्वेश्चन है। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप। एक डाई को थ्रो करेंगे और तब तक थ्रो करेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? मान लो पहले ही थ्रो में 6 आ गया तो यहीं पे सैंपल स्पेस खत्म है ना। पहले थ्रो में 6 आ गया तो खत्म। मान लो पहले थ्रो में 6 नहीं था, 1 था, तो डाइस को दोबारा थ्रो करेंगे। हो सकता है सेकंड थ्रो में 6 आ जाए, यानी कि पहले थ्रो में 6 था तो खत्म, पहले में 6 नहीं था, पहले में 1 था तो उसके साथ 6 हो सकता है। अगर पहले में 2 था तो भी डाइस को दोबारा थ्रो करेंगे। 3 है तो भी दोबारा करेंगे, 4 है तो भी दोबारा करेंगे, 5 है तो भी दोबारा करेंगे, लेकिन 6 है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। 6 है तो यही सैंपल स्पेस खत्म है ना। अब मान लो हमारे पास पहले थ्रो में 6 नहीं था और दूसरे में भी 6 नहीं आया, 1 1 के दूसरे में भी 6 नहीं आया, तो तीसरा थ्रो किया जाएगा। तो पॉसिबल है कि उसमें 6 आ जाए, या फिर पहले में 1 दूसरे में 2 और फिर 6 आए, 1 3 और फिर 6 आए, 1 4 और फिर 6 आए, या फिर 1 5 और 6 हो, या फिर 1 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 आते तो वहां खत्म हो चुका, 1 6 तो आ चुका ना। यानी कि मान लो पहले डाइस में 1 नहीं था, 2 था, तो 2 के साथ 1 और 6 हो सकता है, 2 2 और 6 हो सकता है, 2 3 और 6 हो सकता है, 2 4 6 2 5 6, इस तरह से चलते जाएंगे। इट मींस इसमें कैसे आउटकम्स आएंगे? वो आउटकम जिसका लास्ट नंबर 6 हो वो सारे आएंगे। 6 से पहले जो है वो सारे नॉन 6 होने चाहिए, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। ये 6 था तो इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा।
इसमें सेकंड नंबर पे 6 है तो फर्स्ट नंबर पे कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट पे जो जो चीजें है वो सारी लिखो, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। मान लो पहले पहले पे 6 नहीं है, दूसरे पे भी 6 नहीं है, तो तीसरे पे 6 होगा, और तीसरे पे 6 है तो पहले दोनों पे 6 नहीं आएंगे। पहले दोनों पे आप नॉन 6 वाला कुछ लिख दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, बस। उसके बाद 2 1 2 2 2 2 1 के साथ 6 हो सकता है, 2 2 के साथ 6, 2 3 के साथ 6, 2 4 6, 2 5 6। तो 6 6 मत लिख देना, क्योंकि 6 आ गया जहां पे उसके बाद तो कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि 6 के बाद तो टॉसिंग रुक जाएगी। कभी जल्दबाजी में 2 6 6 लिख दो, या हमने 1 5 6 लिखा था उसके बाद जल्दबाजी में 1 6 6 लिख दोगे, दैट विल बी रॉन्ग। ध्यान रहे, क्योंकि 6 आने के बाद तो कुछ भी आएगा ही नहीं, है ना, और 1 6 आएगा तो वो यहाँ आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, जो भी पेयर बनेंगे उसका लास्ट डिजिट ही 6 होगा और कुछ नहीं होगा 6, जितने भी पेयर। तो इसमें इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक 6 नहीं आता ये चलता जाएगा, और हो सकता है एक बार भी 6 ना आए तो ये चलता ही रहेगा। सो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। तो ये था हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हाँ, एक और चीज, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको लाइक करें, और जो भी कमेंट है आप जो भी इसके बारे में बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय सर। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।